तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ऑल द प्रिंसिपल चिल्ड्रन। सबसे पहला प्रिंसिपल था दैट देयर शुड बी सम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे अगर आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ। सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो क्या किसी भी तरह का डायरेक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ना मोटिवेशन होगा, ना लीडरशिप होगी, कुछ नहीं होगा बेसिकली। तो मैनेजर्स, दैट इज जो सुपीरियर होंगे, वो एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे अपने सबॉर्डिनेट्स को। अगर आपने इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं दिया तो क्या आपका सबॉर्डिनेट ठीक से काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं काम कर पाएगा। मान लीजिए कि मम्मी ने आपको बोला, जाओ गेस्ट आए हैं, कुछ मीठा ले आओ। अब कुछ मीठा ले आओ में आप 2 ढोका गुड़ का ले आए। तो ये इंस्ट्रक्शन क्लियर कट नहीं था। बट मम्मी आपको पहले से समझा दें, जब भी हम बोलें गेस्ट आए हैं जाओ मीठा ले आओ, तो कोई आइसक्रीम वगैरह, कोई मिठाई वगैरह, कोई हलवा वगैरह ऐसी चीजें लाना, चीनी और गुड़ ना लेके चले आना। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो सो कॉल्ड देयर शुड बी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, चाहे ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के हिसाब से चले, दैट इज फॉर्मल, या उसमें कुछ इनफॉर्मल हो। तो आपको ऐसे तरह से क्लियरली रूल बता देने हैं कि आपका सबॉर्डिनेट आपकी सारी बातों को क्लियरली समझ जाए। वो एक चिड़िया घर करके सीरियल आया करता था टीवी पे, अगर आपने देखा हो। उसमें गधा प्रसाद हुआ करता था, वो एकदम ही गधा था। लोग बोलते थे भाई पानी ले आओ, कहाँ से ले आओ? वो जाके बाथरूम से ले आए। पानी कहाँ रख दूं, मेरे सिर पे डाल दो, सही में सिर पे डाल देता था। तो व्हाट वाज द केस? द सबॉर्डिनेट्स डिडंट अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। तो सबॉर्डिनेट का अकलमंद होना बहुत जरूरी है, और सुपीरियर का सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ गया? तो भाई कम्युनिकेशन ऐसा हो कि इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो, इधर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, और सबॉर्डिनेट आपकी पूरी बात को समझ पाए। ये बात सबको समझ में आ गई? झटपट ये 2 लाइन अपडेट कर लें कॉपी में। तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है भाई, डायरेक्टिंग इज एप्लीकेबल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ए एंड बी, और सी होगा नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। समझ में आ गया? और उसका जी समझ गया? अक्षता हुसैन अंडरस्टूड, प्रियंका रुजदा नगीबा अंडरस्टूड, पीपल यस अंडरस्टूड। यस सर। कॉपी कर लिया सबने? चलिए, यूनिटी ऑफ कमांड, ये तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्यूल साहब के पढ़ाया गया था। वन सुपीरियर शुड गिव इंस्ट्रक्शन टू वन सबॉर्डिनेट, वन सुपीरियर मे गिव इंस्ट्रक्शन टू सम अदर सबॉर्डिनेट, वन सुपीरियर मे गिव इंस्ट्रक्शन टू सम अदर सबॉर्डिनेट, टू सम अदर सबॉर्डिनेट, टू सम अदर सबॉर्डिनेट, टू सम अदर सबॉर्डिनेट, टू सम अदर सबॉर्डिनेट। बट एक सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए। अगर एक सबॉर्डिनेट को सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शन मिस्टर एक्स से भी मिल रहा है, मिस्टर वाई से भी मिल रहा है, सो कॉल्ड मिस्टर जेड से भी मिल रहा है, क्या ये किसी का भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाएगा? नहीं फॉलो कर पाएगा। और मैनी अ टाइम स्टूडेंट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। ढेर सारे टीचर्स होमवर्क देके चले गए और सबने बोल दिया कंपलसरली कल कॉपी चेक होगी, और जो कॉपी नहीं बना के लाया उसको मार पड़ेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसमें कुछ जो डरपोक टाइप के बच्चे होंगे वो स्कूल में एब्सेंट हो जाएंगे। क्यों? उनके साथ प्रॉब्लम किस चीज का था? यूनिटी ऑफ कमांड। तो नेक्स्ट डे पूछा गया क्यों ढेर सारे बच्चे गायब हो गए? मैडम वो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रॉब्लम था। ढेर सारे टीचर्स ने होमवर्क दे दिया, किसका करें किसका ना करें समझ में नहीं आ रहा था। तो वन सबॉर्डिनेट शुड गेट इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। अ सुपीरियर मे गिव इंस्ट्रक्शंस टू मेनी सबॉर्डिनेट्स। खोपड़े में बात गई। बट एक सबॉर्डिनेट को अगर ढेर सारे लोगों से इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा तो उसका हाल क्या होगा बच्चों? उसका हाल इसी तरह का हो जाएगा और ये पगला जाएगा। गॉट इट क्लियर? तो ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है हेनरी फ्यूल में, बस इसकी एक लाइन लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सुटेबल डायरेक्शन टेक्निक, इसका क्या मतलब होता है? आपकी मम्मी कह रही है कि बेटा होमवर्क कर लो टाइम पे, तो तुम्हें सो कॉल 100 रुपीज देंगे। तो हम बोलेंगे कि पूरे मोहल्ले में हमारा बच्चा सबसे अच्छा है, और उसके बाद जो तुम्हारा मन हो, जो खेलना हो तुम खेल लेना, वैसे होमवर्क कर लेना। तो मम्मी क्या करने की कोशिश कर रही है? बेसिकली आपको मोटिवेट कर रही हैं। तो भाई मोटिवेशन की टेक्निक सही होनी चाहिए। आप अगर ताली बजवा दें ऑफिस में, रिकग्निशन करवा दें, वेरी गुड बोल दें, तो इन सबसे कुछ होने नहीं वाला आज की तारीख में। सैलरी बढ़ा दो, एम्प्लॉय का प्रमोशन कर दो, थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दो, भाई तेरे को जैसे मन तू वैसे काम कर, मैं बिल्कुल भी दखलंदाजी बीच में नहीं देने वाला। द सुपीरियर शुड बी लाइक दिस बेसिकली। तो एम्प्लॉय विल ऑटोमेटिकली बी मोटिवेटेड। तो भाई उसकी नीड्स क्या है, किस लेवल पे उसकी क्या नीड है, आप लोगों ने अगर सुना हो, वैसे मैं आपको सुनाऊंगा, बिल्कुल परेशान हो तो ये देयर इज अ ट्राइंगल चिल्ड्रन। आपने इसको फूड चेन के नाम पे तो पढ़ा होगा, बट यहाँ पे फूड चेन नहीं है ये,
यहाँ पे ये एक हायरार्की थ्योरी है। क्या है बच्चों? हायरार्की थ्योरी। तो हायरार्की थ्योरी में मल्टीपल लेवल्स होते हैं कि हर पर्टिकुलर लेवल पे हर तरह का एम्प्लॉय कुछ अलग अलग एक्सपेक्टेशंस अपने एम्प्लॉयर से रखता है बच्चों। तो एट द टॉप उसे इज्जत की ज्यादा जरूरत है। एट द बॉटम जो एम्प्लॉय है वो कह रहा है भैया बढ़िया सैलरी दे दो, काम करने का एनवायरनमेंट ठीक ठाक दे दो, बस मेरी चाहत इतनी है। स्टार्टिंग में जब उसके जॉब नए होते हैं तो उसकी चाहत बस इतनी होती है। 30-35 साल जॉब को हो गए, ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट आने वाले हैं, 55-56 साल उम्र हो गई। अब वो कह रहा है भैया मेरी एस्टीम नीड है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं भी अपने नाम के नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, सीईओ जैसा कुछ लिखा हुआ देख लूं, सैलरी तो चलिए मेरे को मिल ही रही है। तो एट टॉप पोजीशन, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे एम्प्लॉय हो कोई भी हो, पैसे की चिंता कम होती है क्योंकि पैसा वहां तक हम भरपूर कमा लेते हैं। अब हमें किस चीज की चिंता होती है? अपने नाम की चिंता होती है। बट एट द वेरी बिगनिंग हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान फिजियोलॉजिकल नीड्स अपनी चाहिए। तो ये अभी आप मैस्लो की हायरार्की थ्योरी में पढ़ेंगे चिल्ड्रन। तो डे वन जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं आपको लगता है भाई सैलरी अच्छी मिल जाए, 25 ईयर्स जॉब के हो गए, 25 साल की उम्र में जॉब ज्वाइन किया था, 50 साल आपकी उम्र हो चुकी है, 10 साल बचा है रिटायरमेंट को। अब आपको लग रहा है सीईओ बन जाए, अब आपको लग रहा है प्रेसिडेंट बन जाए। तो योर नीड्स एज पर टाइम एंड देन चिल्ड्रन कीप्स ऑन चेंजिंग बेसिकली। तो आपको सुटेबल डायरेक्शन टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। तो किरण बेदी जी इसलिए नाराज नहीं थी हमारी यूनियन गवर्नमेंट से कि सो कॉल्ड उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, इसलिए कि उनके सो कॉल्ड कोलीग का प्रमोशन कर दिया गया बट उनका नहीं किया गया। तो उनको इसी बात की चिड़न थी, तो उन्होंने सो कॉल्ड बोला अब मैं अन्ना हजारे जी का साथ दूंगी और लोकपाल बिल को एक्टिवेट कराऊंगी। केजरीवाल जी भी खिसिया गए, तो दोनों लोग बढ़िया अपना अपना निकल लिए, निपटा दिए अन्ना हजारे जी को। तो केजरीवाल जी भी भाई सीएम बन गए और किरण बेदी जी भी गवर्नर बन गई। बचे कौन? अन्ना हजारे साहब। वो अपनी फिजिकोलॉजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाए और लोकपाल बिल के चक्कर में फंसे रहे। फंडामेंटल्स आर अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो कब किसके लिए कौन सी टेक्निक ऑफ मोटिवेशन काम करेगी ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय की प्रैक्टिकली नीड क्या है। एज सच नीड है उसको सीईओ बनना है, आप कह रहे हैं तुम्हारी सैलरी 25% बढ़ा देंगे, वो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा, दूसरी कंपनी में सीईओ बन जाएगा, क्योंकि अब उसकी एस्टीम नीड है सीईओ बनने की, फिजियोलॉजिकल नीड सैलरी बढ़वाने की नहीं थी बेसिकली। समझ गए बात को? लिख दिया लोगों ने? लिख लीजिए इसको फास्ट। तो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी आपको बहुत बार पढ़ाई जाएगी, 12वीं से लेकर एमबीए तक कम से कम 2-3 बार पढ़ लेंगे आप इसको। हार्मनी इन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? आपके ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करने चाहिए। एज अ मैनेजर ऑफ द कंपनी आपको लगेगा कि भाई काम ज्यादा हो, सेल्स ज्यादा हो, एम्प्लॉय को क्या चाहिए कि मेरा रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा हो। तो आपकी कोशिश होगी वो मेहनत ज्यादा करे, उसकी कोशिश होगी कि वो रिवॉर्ड आपसे ज्यादा पाए। बोथ गो हैंड इन हैंड। जब वो हार्डवर्क करेगा कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी या बिजनेस उसकी सैलरी बढ़ा देंगे, इंसेंटिव बढ़ा देंगे। तो अगर आप सिर्फ उससे हार्डवर्क एक्सपेक्ट करें बट उसको रिवॉर्ड ना दे, या वो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करे बट आपको हार्डवर्क ना दे, क्या ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यू विल गिव अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, दोज हु वर्क हार्ड विल गेट मोर रिवॉर्ड्स। तो भाई वो कहानी सुनिए ना, मोर पेन्स मोर गेन्स। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं चिल्ड्रन। और ये चीज एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करनी चाहिए कि भाई तुम काम करोगे तो तुमको इंसेंटिव मिलेगा, और एम्प्लॉय को भी कन्विंस करना चाहिए एम्प्लॉयर को, देखिए मैंने इतनी मेहनत की है, प्लीज पे मी माय रिवॉर्ड्स बेसिकली। तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में कम चलता है बट प्राइवेट में तो भाई रिवॉर्ड पे ही पूरा सिस्टम है। टारगेट्स आपके फिक्स होते हैं, आपने टारगेट अचीव किया, आपको हांगकांग बैंकॉक का ट्रिप मिल गया, और टारगेट अचीव किया, यूके में लंदन के ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिल गई। तो योर रिवॉर्ड्स एंड हार्डवर्क गो हैंड इन हैंड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बेसिकली। तो हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब समझ में आ गया? ये चीज आपने, जो हमारे पहले वाले चाचू थे एफडब्ल्यू टेलर, उन्होंने भी इस बात की सो कॉल्ड अपने 4 प्रिंसिपल्स में बात की थी चिल्ड्रन। हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि भाई अलग थलग ना रहे लोग, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हमारे लिए भी सोचेंगे। गॉट इट? अपडेट कर लीजिए इसको। फॉलो थ्रू, ये फॉलो थ्रू क्या होता है? कभी आपका मौका भगवान ना लगे डॉक्टर के पास जाने का, लगे, बट डेंटिस्ट लोग ये सब नाटक बहुत करते हैं। बुखार वाला तो एक बार दवाई दे देगा बुखार ठीक ही हो जाता है लगभग। डेंटिस्ट कहता है नहीं आज हमने दांत उखाड़ा है, अब कुछ 3 दिन बाद आप आइएगा, थोड़ी हीलिंग हो जाए, जख्म भर जाए तो हम दूसरा इसमें रिफिलिंग कर देंगे।
तो आपको वो बोलते हैं कि फॉलो अप के लिए आना पड़ेगा। किसके लिए आना पड़ेगा? फॉलो अप के लिए। तो मैनेजर्स ने जो इंस्ट्रक्शन अपने सबऑर्डिनेट को दिया, मैनेजर विल सी टू इट कि वो काम किस हद तक कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट हुआ। जिस चीज को नॉर्मल भाषा में बच्चों इंस्पेक्शन बोलते हैं, हम मैनेजमेंट की भाषा में इसको फॉलो अप या फॉलो थ्रू बोलते हैं। वेदर द प्लान विच वाज सो कॉल्ड sought to be implemented or activated has been activated or not। जैसे मम्मी ने आपको बोल दिया बचपन में, अभी तो आप अकलमंद हो गए हैं, बचपन में थोड़े बेवकूफ टाइप के थे, मम्मी थोड़ा सा होमवर्क आपको देखे जाती नहीं, भाई तुम होमवर्क करो, मैं थोड़ा घर का किचन वगैरह का काम निपटा के आ रही हूँ। तो टाइम टू टाइम शील कम एंड रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड यू। आप सन है, वो अर्थ है, घूम रही है आपके अगल बगल, देख रही कि आपने कितना काम किया और कितना काम पेंडिंग है, उसके हिसाब से आपको चटाक लगाई जाती थी। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉलो थ्रू। और आप मम्मी से कहेंगे क्या बार बार टोक रही हूँ हमको, मम्मी कहेंगे अरे टोक नहीं रही हूँ, ये डायरेक्टिंग का फॉलो थ्रू प्रिंसिपल चल रहा है। समझ में आ गया? तो सासू माँ का बहू को टोकना इज नॉट टोकना, इज फॉलो थ्रू बेसिकली। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो विल सी टू इट कि जो अभी हमारा प्लान था वो किस लेवल तक हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अंडरस्टूड वेल? लिख दिया? चलिए, ऑफर लीडरशिप। आपको सो कॉल्ड एक शब्द बताया गया था, शायद याद होगा, काफी बच्चों को चीजें याद रहती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन चलन याद है? वो तो एक टाइम पास शब्द बना दिया गया मैनेजमेंट में, ताकि एम्प्लॉयज को लगे हमारी भी थोड़ी सी औकात है बेसिकली। बट एक्चुअली में एम्प्लॉय को कब समझ में आता है कि उसकी हैसियत कुछ ना कुछ ऑफिस में है? व्हेन द वर्क इज गिवन फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। और तीन चीजों का होना बच्चों बहुत जरूरी है, तभी डेलीगेशन माना जाता है। कौन सी तीन चीजें आप मेरे को बता सकते हैं? वन इज कॉल्ड एज अथॉरिटी, अदर इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी के साथ आती है निपटाने की प्रतिक्रिया, कि अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो हम आपको निपटा देंगे। दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। अभी आपने देखा होगा एक जगह कहीं पे वो बाबा जी अपना कैंप लगा के बैठे थे, रिक्वायर्ड से ज्यादा लोग वहां पे चले आए और भगदड़ मच गई और कुछ लोग मर भी गए, कुचल भी गए। तो अल्टीमेटली वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहां के कमिश्नर, वहां के थाना इंचार्ज, वहां के कांस्टेबल हवलदार, उन सबको निपटा दिया गया। तो व्हाट वी डिड, हमने उनकी अकाउंटेबिलिटी साबित की। खैर काम तो गलत था, पहले तो बाबा जी को निपटाओ कि इस तरह की जाहिल की हरकतें उनको करनी ही नहीं चाहिए थी। और उससे बड़े जाहिल दो लोग थे जो पता नहीं इंसान को क्यों भगवान मान बैठते हैं। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली ये चीज होनी चाहिए, भाई भगवान इनटेंजिबल है, ऑब्वियस सी बात है, जो टेंजिबल है वो भगवान नहीं है, भगवान इनटेंजिबल है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। बट लोग समझते हैं भगवान इज अ टेंजिबल एसेट, होती है भगवान इनटेंजिबल एसेट। अपने आप को मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाते समय समझ लेते हैं कि वो एक्सपेंस है। अरे नहीं, जो भक्त होते हैं वो भगवान के लिए हमेशा लाइबिलिटी होते हैं, भगवान को हमेशा उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। तो भक्त जो भी हैं दुनिया में वो लाइबिलिटी है, और भगवान इज ऑलवेज एन इनटेंजिबल फोर्स। जैसे मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स, भगवान इज ऑल्सो इनटेंजिबल। और ये जो सो कॉल्ड लोग ढोंग रचाते हैं गली मोहल्ले, ये कोई भगवान नहीं है, ये भगवान के जो ऑपोजिट चंडाल थे वो लोग हैं बेसिकली। तो अल्टीमेटली कोई भी अथॉरिटी तो उनको दी नहीं गई थी पुलिस वालों को, वो तो बेचारों ने अंडर प्रेशर आकर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काम किया। पुलिस का काम है भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब ये बाबा जी के सत्संग का सो कॉल्ड उनको अरेंजमेंट नहीं करना है, वो अपने घर में बच्चों की शादी का अरेंजमेंट तो कर नहीं पाते हैं, और उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि बाबा जी के सत्संग में जो 2 लाख लोग आएंगे उनका मैनेजमेंट कर दें। कहां से मैनेजमेंट कर दें? तो एकदम गलत था। तो उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी नहीं गई, सिर्फ क्या कर दिया गया? अकाउंटेबिलिटी। तो इट्स अ बैड मैनेजमेंट प्रैक्टिस बेसिकली। तो अल्टीमेटली जब हम डेलीगेशन करते हैं तो हम क्या ऑफर करते हैं आपको? लीडरशिप की। जो भी हमारा मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई सबॉर्डिनेट ऐसा काम करे जिसमें उसका मन हो काम करने का, और वो डिसअपॉइंट ना करे। किसको ना करे? सुपीरियर को बेसिकली। तो डेलीगेशन जब होगा देन ओनली लीडरशिप विल बी ऑफर्ड। तो डायरेक्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफर्स लीडरशिप, एंड दैट कुड बी डन थ्रू ओनली एंड ओनली डेलीगेशन। तो जब आप ये ऑफर लीडरशिप वाला पॉइंट लिखे चल रहे हैं तो डेलीगेशन जरूर लिखिएगा, आपके पॉइंट को सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो, तो अब आपको काफी चीजें कॉमन लग रही होंगी, जो आप पढ़ चुके हैं वो रिपीट हो रही है बेसिकली। इसीलिए बोला गया था कि प्रिंसिपल सबसे पहले पढ़ो, और इसीलिए उसको प्रिंसिपल बोला जाता है क्योंकि वो हर जगह अप्लाई होगा। अब ये जो डायरेक्टिंग है बच्चों, ये फॉर्मल में नेग्लिजिबली अप्लाई होती है। काहे सर? अरे भैया वहां पे तो रूल्स एंड रेगुलेशन लिस्टेड है, और सबको ये बात मैंने बताई हुई है
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बाय नेम फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं होता। तो अगर हर टीचर को स्कूल में बोला गया आपको भाई 5 पीरियड 6 पीरियड 7 पीरियड जो भी है क्लास लेनी है, टाइम टेबल सेट है, तो इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल। अ पर्टिकुलर डे टीचर गेट्स एब्सेंट, तो वहां पे भाई किसी ग्रुप ऑफ टीचर्स की ड्यूटी है सब्स्टिट्यूशन लगाने की, अरेंजमेंट लगाने की, जो भी आप जिस भाषा को भी प्रयोग करना चाहें, तो दैट इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, फॉर्मल। बट मान लीजिए कि टीचर्स की कोई मीटिंग है विद द प्रिंसिपल, अब वहां पे टीचर्स को पहुंचना जरूरी है, कुछ टीचर्स एक क्लास खाली रह जाएंगे, तो सीनियर स्टूडेंट्स को बोला कि भाई तुम लोग तो अकलमंद हो, थोड़ा खुद से पढ़ सकते हो, वो जो चिबिल्ली है चवन्नी ठन्नी नर्सरी के जी प्रेप 1 2 वाले, वहां जाके माइंड कर दो क्लास में, दैट बिकम व्हाट चिल्ड्रन, इनफॉर्मल बेसिकली। तो इसलिए डायरेक्टिंग का ज्यादा इस्तेमाल इनफॉर्मल में होता है, क्योंकि फॉर्मल में तो ऑटो डायरेक्शन चलता है थ्रू स्टेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी स्टेटेड है बच्चों, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हमें डायरेक्टिंग का बहुत कम यूज होगा, क्योंकि वहां पे जो नियम कायदा कानून बना दिया गया, जो जॉब रोल्स जॉब डिजाइन फिक्स कर दिए गए, सबको अपने हिसाब से काम करना है। तो मोर और लेस डायरेक्टिंग इज यूजफुल इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं आई? समझे सब लोग? चलिए, इंडिविजुअल का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तब होगा जब डायरेक्शन ठीक होगा। अगर हमने ठीक डायरेक्ट किया ही नहीं, अपने सबऑर्डिनेट को ठीक इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं, क्या वो मैक्सिमम आउटपुट हमको दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप छोटे बच्चे हैं, आपको मम्मी ने 4 सम्स दिए मैथ्स के, 2 क्वेश्चन दिए लिटरेचर के, 4 टॉपिक दिए हिस्ट्री के पढ़ने को, बस आप उतना ही पढ़ेंगे। बट अगर इसी इंस्ट्रक्शन को थोड़ा एनहांस कर दिया जाए तो आपकी पढ़ाई भी बढ़ जाएगी और आपका कंट्रीब्यूशन अपने एजुकेशन में ज्यादा होगा। तो बोलते हैं भाई अगर टीचर सही हो गया तो बच्चा अपने आप सही हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टर ठीक हो गया तो एक्टर की मजाल ही नहीं उल जलूल बकवास कर पाए, वो वही काम करेगा जो उसके डायरेक्टर ने उसको बोला है बेसिकली। तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अगर आपको अचीव करने हैं तो डायरेक्टर का एफर्ट सबसे पहले मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ऑफिस का इंचार्ज ही हफ्ते में 2 दिन छुट्टी ले रहा है, क्या एम्प्लॉइज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऑल 6 डेज ऑफिस आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अगर आपका लीडर थोड़ा सा लथार्जिक हो गया तो लीडर के नीचे जो डिसाइपल्स होंगे वो भी एकदम कामचोर टाइप के ही हो जाएंगे। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड बाय ऑल। कॉपी कर लीजिए इस पॉइंट को बच्चों। चलिए बच्चों, तो मैंने बताया था आपको एट द वेरी बिगनिंग डायरेक्टिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला क्या था? सुपरविजन, देन मोटिवेशन, देन लीडरशिप, और आखिरी क्या था? कम्युनिकेशन। अब ये पता नहीं कम्युनिकेशन को आखिरी क्यों बोलते हैं, ये तो भाई हर बार होना चाहिए, ये सबके साथ होना चाहिए बेसिकली। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें बच्चों सब लोग, सुपरविजन। और सुपरविजन आप भी करते हैं अगर आपको स्कूल में क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए, आपकी मम्मी भी करती हैं घर में आपके ऊपर, जब आप पढ़ते लिखते रहते हैं कोई भी हरकत कर रहे हैं, शी हैज अ वेरी क्लोज वॉच कि आपकी एक्टिविटीज क्या चल रही हैं। इज दैट क्लियर? टीचर भी सुपरविजन करता रहता है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पद भ्रमित तो नहीं हो गया, कब उसके पापा से बात करनी है, कब मम्मी से बात करनी है, क्लास में टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी हरकतें क्या होती हैं? सुपरविजन। ओके, सो सुपरविजन में सबसे पहला जो वर्ड है, इसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन मत समझिएगा, ओवरसीइंग। ओवरलुक अलग होता है, ओवरसीइंग अलग होता है। द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट बाय द सुपीरियर, ऑब्जर्व करना सबऑर्डिनेट्स को कि जो काम उनको एज पर प्लान एंड पॉलिसी दिया गया है इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड और नॉट। सर मान लीजिए अगर अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं है, तो फिर इसके लिए बच्चों एक शब्द यूज होता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। क्या बोलते हैं? ये कंपनीज में शब्द बड़ा प्रयोग किया जाता है, और मेरे को काफी उम्मीद है आपसे कि शायद आपने 11वीं में ये शब्द पढ़ा होगा, जब आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसा कुछ पढ़ा होगा। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पता है क्या होता है? जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो कंपनी को बाहरी ताकतों के साथ बाइंड कर देते हैं, और आर्टिकल्स जो शेयर होल्डर्स और कंपनीज या एम्प्लॉयज के बीच के रूल्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर आपने आर्टिकल्स में लिखी हुई कोई बात वॉयलेट कर दी, मेमोरेंडम में लिखी हुई कोई बात वॉयलेट कर दी, तो आपने क्या कर दिया? अल्ट्रा वायरस कर दिया। अल्ट्रा वायरस मतलब औकात से ज्यादा, अंग्रेजी में बोले बियॉन्ड द कैपेसिटी। तो एम्प्लॉय सेल्स टीम का मेंबर था, उसको बोला कि भाई प्रोडक्ट पे मैक्सिमम 10% डिस्काउंट ऑफर करना है, वो चौधरी बन के 15% डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो हम अपने कस्टमर को तो भाई 15 देंगे क्योंकि हमारी कंपनी की बात है, 5% की जो डिस्काउंट वैल्यू आएगी, लेटर से 1 करोड़ का ऑर्डर था, 10% डिस्काउंट 10 लाख देना था, वो 15% बोल के चला आया।
तो ये 5 लाख रुपए की पेनल्टी हम उसकी सैलरी से अगले 5 साल तक काटते रहेंगे। या उसको डिमोट कर दिया नोटिस देकर, कॉज क्या था इन सब चीजों का, ही एक्टेड बियॉन्ड द कैपेसिटी, ही डिड अल्ट्रा वायरस। वो वायरस यू वाला नहीं होता, यही वाला होता है बस। समझ में आ गई ये बात? तो ऐसे शब्दों का अगर आप प्रयोग कर लें एग्जाम में तो टीचर समझ जाएगा कि आप काफी पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, थोड़ा हाईलाइट भी कर देंगे तो आपको मार्क्स कटने की जो संभावना है वो कट जाएगी, मिलने की नहीं, कटने की संभावना कट जाएगी। तो हम उसका काम देखेंगे और देखेंगे जो काम उसको दिया गया एज पर प्लान एंड पॉलिसी वो उसी के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा, अल्ट्रा वायरस तो नहीं हो जा रहा कहीं पे। समझ गए बात को बच्चों? रिटन एवरीबडी? चलिए शब्द लिख लिया अल्ट्रा वायरस सबने? चलो, सो देर आर सर्टन फंक्शंस ऑफ सुपरविजन चिल्ड्रन। रेगुलर फीडबैक एक तो मिलता रहता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जहां पे एम्प्लॉय थोड़ा सा लो फील कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, हम उसे कुछ ऐसा बोल दें कि उसके अंदर वापस से एनर्जी आ जाए। व्हाट वी कैन डू चिल्ड्रन? मोटिवेट करेंगे। वील सी टू इट कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट तो नहीं कर रहा है। लेबर की अगर कोई प्रॉब्लम है, टाइम टू टाइम अगर आप उनको मॉनिटर कर रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम देन एंड देयर सॉल्व हो जाएगी। कुछ बच्चों ने कुछ लेक्चर्स के पहले मेरे से पूछा था, सर कंट्रोलिंग में और डायरेक्टिंग में फर्क क्या होता है? कोई फर्क नहीं होता। हेयर वी डील विद पीपल, देयर वी डील विद सो कॉल्ड इंटेंजिबल, नहीं टैंजिबल मशीन एंड ऑल। तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं चीजों को अगर वो आउट ऑफ द वे जा रही हैं। अगर हमको लग रहा है कि एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो हम उसको बोलेंगे नहीं ये ऐसे नहीं होगा वैसे होगा। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, नहीं ये काम ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, इसको इस तरह से करो तो बेटर हो जाएगा। व्हाट टीचर इज डूइंग? आपकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है कि आप अच्छा स्कोर करें, अच्छी तरीके से पढ़ें और वेस्टफुल एफर्ट ना हो आपका। वो तभी होगा जब वो आपको सुपरवाइज करेगा। ओके, समझ में आ गया? जैसे एग्जाम टाइम में लास्ट के 5-10 मिनट बचे हैं तो टीचर्स का इंस्ट्रक्शन क्या आता है, भाई कॉपीज जिन्होंने एक्स्ट्रा ली है वो टाइप कर लें, टैग से फास्टन कर लें और उसके बाद लिखना स्टार्ट करें कि एंड मोमेंट में गलत सलत ऑर्डर में शीट ना लग जाए। तो दे आर कंट्रोलिंग द वेस्टेज ऑफ योर टाइम। Then if you are doing wrong, how you can avoid doing it wrong? They are enforcing some discipline. और अगर आप सबॉर्डिनेट हैं सुपीरियर के और आप काम करते हैं ऑपरेशनल लेवल पे, योर थिंग्स वुड बी रिपोर्टेड एट द मिडिल लेवल। अगर आप मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, योर थिंग्स वुड बी रिपोर्टेड एट द सुपीरियर लेवल बेसिकली। और अगर आप टॉप लेवल में हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो जो भी आप बोल रहे हैं इट विल बी चेक्ड कि वो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं और भी हमारे पास पॉलिसीज होती हैं, वो काम हमारी पॉलिसीज के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा। समझ में आई बात? गॉट इट? तो प्लीज राइट ऑल दीज फंक्शंस चिल्ड्रन, फिर एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने टेस्ट किया था, अब इसको मेन कोर्स में ले आए हैं। मोटिवेशन बूस्टर, हमारे जो सुपरवाइजर होंगे वो इंस्पायर करेंगे सबऑर्डिनेट्स को टू वर्क बेटर एंड टू शो गुड परफॉर्मेंस। दो तरह के इंसेंटिव्स होते हैं बच्चों, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल को बोलते हैं मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल को बोलते हैं नॉन मॉनेटरी। फाइनेंशियल में क्या क्या आएगा? भाई हमने आपके अलाउंसेस बढ़ा दिए, आपको कार की फैसिलिटी दे दी, आपकी सैलरी बढ़ा दी, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, यूनिफॉर्म अलाउंस दे दिया, पैसे आपको दे दिए। इट इज मॉनेटरी, सो कॉल्ड बेनिफिट। नॉन मॉनेटरी प्रमोशन हो गया, कैब आपको घर लेने जाएगी, घर छोड़ने जाएगी, आपकी फैमिली का मेडिकल कंपनी के जिम्मे पूरा का पूरा, हर 3 साल में लीव ट्रैवल कंसेशन देंगे, 50,000 रुपए तक आप घूम के आइए, कंपनी स्पॉन्सर करेगी। उससे ज्यादा अगर आप खर्च करते हैं तो 50,000 तक तो कंपनी दे देगी, बाकी आपके मत थे। दिस इज सम वॉट कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी। सर आप कह रहे हैं 50,000 कंपनी देगी, तो 50,000 कंपनी आपको घूमने का देगी, घूमने नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कंपनी ने 50,000 दिया और आपने पैसे खर्च किए सिर्फ 35,000, तो भैया कंपनी 35,000 का बिल रिम्बर्स करेगी, पूरा 50 रिम्बर्स नहीं करेगी। तो एक्चुअली आपको पैसा नहीं मिला, घूमने का एडवांटेज मिला, तो इट विल बी काउंटेड एज नॉन मॉनेटरी। तो एक्चुअली प्रमोशंस वगैरह की जो बात होती है वो नॉन मॉनेटरी में आती है। सैलरी हाइक हो गया, आपको और पैसे मिलने लग गए, दैट ऑल इज काउंटेड इन मॉनेटरी इंसेंटिव बेसिकली। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेनी अ टाइम, जैसे मैंने बताया अभी मैस्लो की बात की थी मैंने, मैस्लो की हायरार्की थ्योरी, लोअर लेवल पे आप कहेंगे बस पैसा मिल जाए बाकी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। बट जब आप हायर लेवल के एम्प्लॉय हो जाते हैं तो व्हाट वर्क्स मोर इज नॉन मॉनेटरी। आप कहते हैं हमको सीईओ बनाओ, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब अगर किसी की होम मिनिस्टर बनने की चाहत है, किसी को लेटर से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनना है, तो उसकी चाहत पैसा कमाने की नहीं है,
उसकी चाहत है कि उसको मिनिस्टर बनना है, पैसा तो उसके पास है ही है, बट जो पहली बार जिंदगी में मिनिस्टर बना होता है वो यही सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा घूसखोरी से पैसा कमा लिया जाए, बाद में देखा जाएगा नाम वाम। और ठीक ठाक पैसे जब आपने कमा लिए तो नाउ यू वर्क फॉर ओनली नेम एंड फेम। अब आपको पैसे की ललक जीवन में कम होती है, नाम की चिंता ज्यादा होती है, पर्सनल ब्रांडिंग की चिंता ज्यादा होती है। समझ में आ गया? तो आप चाहते हैं कि सोसाइटी में लोग आपको जाने, ये चाहत आपके अंदर पहली बार जिस दिन आई होगी तो आपको लगा होगा पैसा आ जाए, मैं बड़ा सा बंगला खरीद लूं, घर खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, लोग मेरे को जानने लग जाएंगे। अब ये लोग तो जानने लग गए, अब आप अपने आप को इंटरनेशनल लोगों को चाहते हैं कि वो आपको जाने, तो भैया इंस्टाग्राम हैंडल बना लो। कुकर का हैंडल पकड़ नहीं पाते, इंस्टाग्राम हैंडल चलाएंगे। अब वहां लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं तो कमेंट नहीं कर रहे, इसी में आदमी मारा जा रहा है। मेरे दोस्त के 5,000 फॉलोअर हो गए, मेरे तो 50 नहीं हुए हैं, इसी में आदमी मारा जा रहा है। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं होंगी, दिस वुड बी कॉल्ड एज एस्टीम नीड्स ऑफ अ पर्सन बेसिकली। तो आजकल ऐसा भी चलता है, समझ में आ गया? और पता लगा आपने यूट्यूब पे अपना कोई बकवास सा लेक्चर अपलोड किया, आपको लग रहा है अरे इसके व्यूज बढ़िया हो जाए, एक ही दिन में 1,000 व्यू आ गए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इट विल एक्ट एज मोटिवेशन। और ये कौन सा इंसेंटिव हो गया? नॉन मॉनेटरी। फिर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हो गए आपके, लाखों रुपए आने लग गए, तो इट इज मॉनेटरी इंसेंटिव। तो ऐसे ही सुपरविजन में भी चलता है। Regular feedback. The manager will keep giving regular feedback of the work done by the operational level to the middle level, and it will be checked time to time कि जो पॉलिसी और प्लान हमने बनाया था उसके हिसाब से वो चल रहा है कि नहीं। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो क्या सजेशन होगा, कैसे हम अपने एम्प्लॉय की ग्रीवियंस को और कंप्लेंट को हैंडल करेंगे। ये वर्कर्स है बच्चों, इसको जरा ठीक से लिख लें आप। तो वर्कर्स की कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करना है, हायर लेवल तक कैसे उनके ग्रीवियंस को, समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए पहुंचाना है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सुपरविजन एज सच। क्योंकि आप अगर एम्प्लॉय की चिंता नहीं करेंगे, क्या एम्प्लॉय आपकी चिंता करेगा बच्चों? नॉट एट ऑल। तो टेक एन एग्जाम्पल कि भाई कोविड टाइम आया, भगवान न करे किसी एम्प्लॉय के घर में लोग बीमार पड़ गए, और एम्प्लॉयर कह रहा है कि भाई तुम ऑफिस रेगुलरली नहीं आ रहे हो तो तुमको हम इंसेंटिव नहीं देंगे। वो कहेगा मेरे घर में लोगों की मरने की और जीने की स्थिति बनी है और आप कह रहे हो ऑफिस रेगुलर आओ, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे एम्प्लॉय से कि वो ऑफिस रेगुलर आएगा बच्चों? नॉट एट ऑल। तो इसके लिए एम्प्लॉयर्स ने सो कॉल्ड अपने एम्प्लॉयज के लिए बोला भाई आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है कुछ दिन की आप छुट्टी लेके अपनी सेहत ठीक कर लीजिए, हम आपकी सैलरी बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। तो दिस इज अगेन एक्टिंग एज अ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव चिल्ड्रन। तो ये रेगुलर फीडबैक जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा या मैनेजर देगा अपने सबॉर्डिनेट्स का फीडबैक अपने सुपीरियर्स को, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बनेगा बच्चों। यस सर। चलिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था बहुत समय पहले, तो वहां पे वो यूट्यूबर कुछ मुकेश अंबानी जी के बारे में बता रहा था, मेरे को सुनने में अच्छा लगा तो मैंने कंटिन्यू कर लिया। तो उन्होंने बताया कि मुकेश अंबानी जी का रेगुलर शेड्यूल है सवेरे 9 से 9:15 के बीच में अगले 1 आवर तक हर 10 से 15 मिनट अपनी टॉप बिजनेस कंपनीज के जो सीईओज हैं उनके साथ मीटिंग करके 2-3 बातें करते हैं। प्रैक्टिकली आज का क्या वर्क टारगेट डिसाइड किया है, किसके साथ मीटिंग करनी है। तो ये डेली शेड्यूल अगर आपने बनाया तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। अगर आपका कोई टाइम टेबल ही नहीं है, क्या आप स्टडीज भी टाइम पे कर पाएंगे बच्चों? बिल्कुल नहीं। ना खेलने का कोई टाइम टेबल, ना पढ़ने का कोई टाइम टेबल, सब ऐसे ही चल रहा है, जब जो मनाया वो कर लिए। तो ठीक है 75% तो आ जाएगा इससे, 95 नहीं आएगा। बट अगर टाइम टेबल बना लिया तो 95-75 से आराम से आ जाएगा। तो यू नीड टू डिवाइड द वर्क अमंग द वर्कर्स, जिसको हम बोलते हैं बच्चों डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। स्टाफिंग में पढ़ा था, टू पुट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम बेसिकली। जरूरत है इन केस ऑफ फार्मिंग ज्यादा लेबरर्स की कब बच्चों? प्लॉइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम में या उसके बीच में? उसके बीच में ज्यादा जरूरत है लेबर्स की। क्रॉप तो अपने आप उगेगा कि लेबर को मशीन लगा लगा के उसमें ऐसे चक्की चलाएंगे क्रॉप उगती जाएगी? नो। तो प्लॉइंग और हार्वेस्टिंग, बुआई और कटाई के समय सबसे ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, और उस समय आप लेबर लेके आए ही नहीं तो ना आपकी प्लॉइंग ठीक हो पाएगी, और अगर हार्वेस्ट आपने ठीक नहीं किया तो टाइम पे बाजार तक आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पहुंचेगा नहीं। क्या आपकी अर्निंग्स होंगी? नो। तो डेली वर्क शेड्यूल प्लान करना पड़ेगा, सही इंसान को, स्पेशलाइज्ड पर्सन को उसके अकॉर्डिंगली उसके इंटरेस्ट
अकल, स्किल क्या है उसके अंदर, आपको उसको काम देना पड़ेगा ताकि वेस्टेज कम से कम हो जाए। तो सिंपल सा एग्जांपल, यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट और आपने आईएचएम पूसा के किसी होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट को अपने यहाँ हायर किया और उसका स्पेशलाइजेशन था हाउसकीपिंग में। आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्टोरेंट में प्रैक्टिकली हाउसकीपिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, होटल में ज्यादा होती है। आपने इसे कहा कि तुम शेफ बन जाओ। अब हाउसकीपिंग का इंसान क्या शेफ बनेगा? शेफ का ये काम ही नहीं कर पाएगा। और आपने अपने होटल में सो कॉल्ड एक पर्सन को जो आईएचएम पूसा से स्पेशलाइज करता है शेफ के कोर्स में, आप उसे कह रहे हैं यू शुड टेक अप द वर्क ऑफ हाउसकीपर। हाउसकीपर मतलब प्रॉपर रूम्स वगैरह का मेंटेनेंस देखना एंड ऑल दैट, इसका। तो जहां पे जरूरत थी शेफ की, आपने वहां हाउसकीपर लगा दिया। जहां जरूरत थी हाउसकीपर की, वहां पे आपने क्या लगा दिया? शेफ। क्या आपका काम ठीक होगा? नहीं होगा। आपने डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, आपने रिक्रूटमेंट ठीक से किया ही नहीं बेसिकली। सो इफ देयर इज अ स्कूल वेयर अ बीएससी मैथ्स कैंडिडेट is teaching so-called science to class 6, 7th, 8th kids, काम चलाओ, काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एमएससी मैथ्स को आपने बना दिया स्कूल का प्रिंसिपल और मास्टर ऑफ एजुकेशन विद द क्वालिफिकेशन ऑफ एमए साइकोलॉजी, इनको आप कह रहे हैं कि बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाओ। पूरे स्कूल का आपने कबाड़ कर दिया है, पूरे स्कूल का। एक्चुअली ये जो एमएससी मैथ्स वाला है, इसको सो कॉल्ड मैथ्स की क्लास लेने को बोलिए। ये जो बीएससी मैथ्स वाला है, ठीक है, साइंस पढ़ा लेगा, काम चलाओ ही पढ़ाएगा क्योंकि स्पेशलाइजेशन तो मैथ्स में है। इसको कहिए कि छठी, सातवीं, आठवीं को मैथ्स पढ़ाए। और प्रिंसिपल किसको बनना चाहिए? जिसने एमएड किया हो, एमए साइकोलॉजी किया हो, लोगों को, सोसाइटी को, बच्चों को, टीचर्स को समझ पाए। तो एमबीए मार्केटिंग किसी ने कर लिया और अब उसको कहना स्कूल का प्रिंसिपल बन जाओ। वो स्कूल को पूरा बनिया की दुकान बना देगा, एग्जैक्टली रेवेन्यू बढ़ाएगा। बट अगर एमबीए वाला प्रिंसिपल चाहिए तो आपको एमबीए इन एजुकेशन मैनेजमेंट वाले को ढूंढना पड़ेगा, जिसने एमबीए किस चीज में स्पेशलाइज किया हो, एजुकेशन मैनेजमेंट में, वो प्रिंसिपल बन सकता है। सर एमएससी मैथ्स वाला प्रिंसिपल नहीं बन सकता, मैंने कहा बोला नहीं बन सकता, बन सकता है, बट ये अच्छा काम करेगा। इज दैट क्लियर? आपको भीड़ भड़के वाले इलाके में जाना है जहां कार में स्क्रैच लग सकता है, तो वहां दो पहिया से जाइए, ज्यादा कंफर्टेबल है। दूर जाना है, कंफर्टेबल ड्राइविंग चाहिए, तो भैया कार निकाल लो। तो एमएससी मैथ्स वाले का आउटपुट ज्यादा प्रिंसिपलशिप में नहीं है, जब वो बच्चों को मैथ्स पढ़ाए तब ज्यादा है। एमएड और एमए साइकोलॉजी वालों का आउटपुट ज्यादा क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने में नहीं है, जब वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तब ज्यादा है। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई? तो ये बात बहुत जरूरी है चिल्ड्रन, कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके रिसोर्सेज ठीक से तभी यूज कर पाएंगे जब हमने प्रॉपर टाइम टेबल बनाया होगा। टाइम टेबल नहीं बनेगा तो रिसोर्स इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा। लेबर की प्रॉब्लम कैसे कम होगी भाई? when due to supervision we keep on seeing to their work and we have a very close contact and intimation with the workers कि भाई तुम्हारी क्या समस्या है बताओ, और वर्कर्स जब अपनी समस्या बताएंगे, हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे, तो अल्टीमेटली लेबर टर्नओवर जो होता है, जो बार बार नौकरी छोड़ के लोग भागते हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट टू जीरो हो जाएगा। और अगर आपने वर्कर्स की प्रॉब्लम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सॉल्व नहीं की, लाख आप उनको अरबों खरबों रुपए तनख्वाह दे दीजिए, अगर आप उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं, क्या वो आपके यहाँ काम करेंगे? नो, बिकॉज दे आर नॉट मशीन्स, दे आर नॉट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, दे आर ह्यूमन बींग्स बेसिकली। समझ में आ गया? तो मान लीजिए कि भाई दीपावली का फेस्टिवल है, इंडिया में तो भाई 5 दिन मनाया जाता है। ईद का फेस्टिवल है, मान लीजिए फ्राइडे को फेस्टिवल है, सैटरडे एक दिन ऑफिस खुला है, संडे इज ऑफ जनरली, और मंडे को भी लेटेस्ट से कोई फेस्टिवल है। तो अगर आप सैटरडे को एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दें, खोपड़े में बात गई, और अगले किसी वीक में हर दिन 1 आवर ऑफिस एक्स्ट्रा रन कर ले, तो एम्प्लॉइज विल फील वेरी 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 हैप्पी। व्हाई दे विल फील हैप्पी? भाई उनको लॉन्ग वीकेंड मिलेगा अपने परिवार के साथ घूमने का। तो यहाँ पे लेबर की प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम हो जाएगी। लेबर को काम तो समझ में आ रहा है, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी स्पीड ज्यादा हो, उसके लिए उसके पास स्किल नहीं है। टू चॉइसेस द एम्प्लॉयर हैज, या तो नौकरी से उसको बाहर निकाल दें,
या तो सो कॉल्ड उसको एक टेक्निकली स्किल अपग्रेड का प्रोग्राम करवा दें ताकि वो हमारी स्किल के हिसाब से काम करेगा। तो लेबर की प्रॉब्लम अगर आप सुनेंगे तो लेबर काम अच्छा करेगा। तो बस कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि स्टूडेंट इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, टीचर अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो स्टूडेंट का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर टीचर कह रहे नहीं 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 ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्ही को रिजॉल्व करनी पड़ेगी, अगले जन्म तक सही हो जाएगा, तो बच्चा कहेगा चलो बस 40 नंबर ले आते हैं, पास हो जाते हैं, बाकी हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई है ही नहीं। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? जैसे मेनी टाइम्स आई कम अक्रॉस स्टूडेंट्स, दे से सर अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट समझ में आता है बट तब भी हमारे मार्क्स नहीं आते क्योंकि इनका प्रॉब्लम कैलकुलेशन का है। तो मैं सजेस्ट करता हूं भाई बचपन में क्लास 5 6 की मैथ्स की किताब ले लो, थोड़ा सा गणित गणित लगा लो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं सर ये तो हम नहीं करेंगे, तो बेटा फिर पुनर्जन्म का इंतजार करो, अब फिर अगले जन्म में ही सब कुछ सही हो पाएगा। समझ गए बात को? नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए शैल आई प्रोसीड फर्दर, चलते हैं आगे। कंट्रोल आ गया, कंट्रोलिंग वाला पॉइंट याद आया। फाइंडिंग डिविएशंस, दो चीज पढ़ाई थी, याद करिए बच्चों, क्या था? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो जब आप छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखें इट इज सीपीसी, और जब आप कुछ चीजें इग्नोर कर दें इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये एकदम कंट्रोलिंग वाला पॉइंट है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी समझ में आ गया कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग में क्या डिफरेंस है भाई? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या था, हम चेक करेंगे फॉलोअप में प्रोग्रेस ऑफ वर्क कितना हुआ। डिविएशन, प्लान्ड से ज्यादा आउटपुट है तो भी प्रॉब्लम, प्लान्ड से कम आउटपुट है तो भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। गॉट इट क्लियर? तो हेयर एंड आफ्टर यू कैन से कि सुपरविजन का ये वाला जो फंक्शन है इट इज एज गुड एज कंट्रोलिंग एज सच। डन दिस? कोई क्वेरी यहां तक किसी को भाई? हाँ पूछिए पूछिए, क्या क्वेरी भाई? कोई क्वेरी नहीं है? सब लोग समझ गए? सब लोग समझ गए भाई? पक्का? चले प्रोसीड फर्दर। लिख दिया? लिखिए लिखिए फास्ट, झटपट लिख ले। नेक्स्ट चिल्ड्रन, टू मेंटेन डिसिप्लिन, हेडिंग में आप मेंटेनिंग डिसिप्लिन लिखेंगे। रेगुलर चेक्स, एम्प्लॉइज टाइम पे ऑफिस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? व्हाट वर्क हैव बीन असाइंड टू देम दे आर एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम और नॉट। याद आया होगा आपको सबसे पहले लेक्चर का, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, टाइम पे काम कंप्लीट हो और कॉस्ट जो सोची है उतनी लगे, ज्यादा ना लगे, ये चीज मेंटेन डिसिप्लिन है। मेंटेन डिसिप्लिन का मतलब नहीं फिंगर ऑन द लिप्स एकदम चुपचाप बैठना है, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब वर्क इज बीइंग डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो रेगुलर चेक्स होंगे, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, ऑर्डर्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। कुछ गड़बड़ करेगा कोई तो वील इम्पोज पेनल्टी, वील पनिश द एम्प्लॉय। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसकी उंगली काट लेंगे अगर ठीक से काम नहीं किया, ताकि वर्कर्स के अंदर डिसिप्लिन आए। और यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे वो थोड़ा रिवॉर्ड बेस्ड होगा। दोज हु आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस दे विल गेट रिवॉर्ड्स, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते बच्चों उनको हम पनिश करेंगे। पनिश कैसे करेंगे? नौकरी से निकालेंगे नहीं, उनका प्रमोशन डिले कर देंगे, उनको इंसेंटिव नहीं देंगे, सैलरी हाइक्स उनको बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करेंगे, बाकियों को ये सब मिलता रहेगा। तो अदर्स वुड वर्क मच बेटर इन कंपैरिजन विद दोज जो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ गए बात को? समझ गए बात को भाई? पक्का? अपडेट करें झटपट फास्ट। द लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन, चुगली करना मत समझिएगा, इट इज रिपोर्टिंग। जो भी काम हुआ उसकी एक रिपोर्ट बनाना, जो कॉस्ट एस्टिमेट की गई थी उससे कम खर्च हुई या उससे ज्यादा, जो क्वालिटी सोची गई थी आउटपुट की उससे बेटर है या उससे इंफीरियर है। अगर इंफीरियर है प्रोडक्ट की क्वालिटी या कॉस्ट ज्यादा है तो जिसकी जिम्मेदारी होगी हम उसके ऊपर एक पीनल एक्शन लगाएंगे। और अगर आपने कॉस्ट बचा ली, आपने क्वालिटी इंप्रूव कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मिलेगा व्हाट? रिवॉर्ड। ये डेली वीकली आवरली बेसिस पे होता है, इट डिपेंड्स किस तरह का बिजनेस है। तो अगर स्कूल लेवल की पढ़ाई की बात करें तो हर 2-3 महीने में यूनिट टेस्ट होता है, पीटीएम होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग एज सच। समझ में आगे बच्चों? तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन, तो मोटिवेटेड रहिएगा पढ़ने के लिए।